ये आज आप बता रहे थे कि अप्रैल का आपको टैक्स का कोई डिक्लेरेशन देना है ना, इस ईयर का। हाँ, आए मुझे इस साल का टैक्स का पूरा डिक्लेरेशन देना है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं सोच रहा था कि आज जो टैक्स का डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं वो दूसरों से भी शेयर करते हैं, जिससे आपके दोस्त को भी पता चले कि क्या फायदा है इसका। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे नए चीज आते हैं जो बच्चों को पता नहीं चलता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। आपको मेरा स्क्रीन ये विजिबल हो रहा है? मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं आ रहा, but it's showing started sharing. आई ऑलरेडी शेयर्ड इट। अब दिख रहा है मुझे, अब दिख रहा है। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता रहता है। तो जितने भी मदर फादर, अगर थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, तो अगर थोड़ा बहुत ही उनको हेल्प कर दे, तो ये एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जो कि हर बच्चे को, हर इंडियन सिटीजन को रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट जो 7 डेज के अंदर बनना चाहिए, आधार कार्ड मोस्टली बंदे अवेयर है, पैन कार्ड के लिए सोचते हैं बहुत ही उनको काम करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हैसल फ्री बनता है जैसे मैंने आपका बनाया है। बैंक अकाउंट भी एक ओपन कर देना चाहिए जब भी वो 5th या 6th में जाए, और पासपोर्ट भी बना देना चाहिए उसकी। और इन सब डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने देखा है कि नेम का डिफरेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। पहले जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है सोनिया सिंह, तो लोग उसको, उसके फादर पहले शॉर्ट में उसको सोनू लिख देते हैं, केवल सोनिया लिख देते हैं, फादर का नाम करेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि RS सिंह लिखते हैं, उनका नाम है राम सागर सिंह, तो ये शॉर्ट में नहीं, हर चीज फुल में होना चाहिए, और वो एकदम जिससे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो वो क्या होते हैं, जब जॉब में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम, तो ये इनिशियल डॉक्यूमेंट है, अगर ये बच्चे को बना दिया जाए तो हर पेरेंट्स के लिए भी इजी होगा और बच्चा भी हैसल फ्री होगा। तो ये इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है। तो पैन दूसरा कार्ड जो हम और आते, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि पैन कार्ड और पासपोर्ट किस एज में बनवाना चाहिए? कभी भी आजकल, क्योंकि जो नया जनरेशन है वो इनिशियली मतलब घूमने जाता है, तो मैं तो बोलता हूँ कि जब बर्थ हुआ उसके बाद ही बना देना चाहिए उनको। हम्म। उसके बाद हम ये इनिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। ये एक मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, मोस्टली जब 18 ईयर के होते हैं, तो उनका एक अटल पेंशन योजना जरूर ओपन कर देना चाहिए अकाउंट। ये क्या है, बैंक अकाउंट आप ओपन करेंगे तो उसमें ये फैसिलिटी रहता है, जैसे मैंने आपका ओपन कर दिया है 18 ईयर्स में। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ, जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है। और ये बहुत ही अच्छा, मैं इसके आगे चल के आपको इसके बेनिफिट्स भी दिखाऊंगा कि 18 टू 40 ईयर्स के बीच में ओपन किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, और ये ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है कि आप 18 ईयर्स में नहीं बनाओगे, फिर वो बच्चा उस समय स्टडी करते रहता है, तो जब जब भी समर वेकेशन में आता है या कभी भी, तो ये आजकल बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये दो चीज जब 18 ईयर्स के हो जाए बच्चे तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं ये रहता है तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, अपने पूरे जब फर्स्ट उसको सैलरी मिलती है, फर्स्ट सैलरी, तो उसमें क्या करना चाहिए, एक टर्म पॉलिसी जरूर परचेज करना चाहिए जो 50 लाख और 1 करोड़। हमारे समय में तो ये टर्म पॉलिसी होता नहीं था, इंडोर्समेंट होती थी। हम 40-50 हजार या 1 लाख रुपए के प्रीमियम देते थे पूरे साल में, और हमारा कवर रहता था 2-2.5 लाख रुपए का। अगर ये आप फर्स्ट सैलरी, उस समय हार्डली 22 या 23 ईयर्स के होंगे, आप अगर 50 लाख का एक पॉलिसी किसी से भी लेंगे तो हार्डली 5 या 6 थाउजेंड रुपीज कॉस्ट करेगा ईयरली। और केवल मैं बोलता हूं यही लेना चाहिए सभी को अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए। इंडोर्समेंट पॉलिसी सेविंग के लिए पहले लिया जाता था, अब वो नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं पर जितना मैंने देखा है अपने लाइफ में। उसके बाद बच्चा जब फर्स्ट आए, PPF अकाउंट इसके पहले भी ओपन कर सकते हैं आप, पर एटलीस्ट जब वो फर्स्ट उसकी सैलरी मिले तो उस समय आप कंट्रीब्यूट उसमें 1,000 रुपए ही करना पड़ता है या 500 रुपए ही करना पड़ता है, पर PPF अकाउंट जरूर ओपन करना चाहिए, क्योंकि ये 15 टर्म्स का लॉन्ग टर्म होता है। उसके बाद एक NPS भी जरूर ओपन कर दो, क्योंकि
ये भी लॉन्ग टर्म है, आप कंट्रीब्यूट करो या नहीं, मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूट। उसके बाद उसको सबसे अच्छा वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, ये बहुत बच्चों और बहुत गार्जियंस को नहीं पता है, तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा आज के डेट में भी सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें 8.10 का इंटरेस्ट रेट है और ये नॉन टैक्सेबल है। तो अल्टीमेटली ये 9 या 9.25 का आपको पड़ता है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि सोचते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों लें, पर आप जानते हो आज के डेट में मेडिक्लेम बहुत ही महंगा है, तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए। और उसमें अगर कंपनी का है तो ठीक है, अगर कंपनी के होते हुए भी आपको एक छोटा सा भी ले लो, पर उसमें मदर फादर या अपने खुद को जरूर कवर करो। तो ये इनिशियली है, इसमें क्या है, आप लोगों को लगता है कि यार अभी तो हमने कमाना शुरू किया है, बच्चों का जैसे आप भी बोल रहे थे, मुझे याद है कि पापा आप क्यों ओपन कर रहे हैं मेरा ये सब टर्म पॉलिसी, अभी क्या है, क्या फायदा होगा, यू रिमेम्बर? या पर इतना सेव कैसे करें अगर कोई कम अर्न कर रहा है, बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहा, एंड आप सजेस्ट करते हैं कि 18+ के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए, तो कैसे वो चलिए सेव कर सकते हैं? चलिए, मैंने जैसे आपको फर्स्ट वाले पे आते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी पर से, तो इसमें पूरे ईयर में आपने कितना दिया, 6,000 रुपीज। उसके बाद मैं दूसरे पे आता हूँ, पीपीएफ अकाउंट, इसमें कितना कंट्रीब्यूट करना है पूरे साल में, 500 to 1,000 जो मिनिमम है आप वो कंट्रीब्यूट कर दो। एनपीएस अकाउंट में मिनिमम कितना है, 1,000 है। बीपीएफ में आप देख लो 2% भी कर सकते, तो ऊपर में कितना हुआ, 6,000। पीपीएफ 1,000, 7,000 हुआ। एनपीएस में 1,000, 8,000 रुपीज हुआ। और 1,000 रुपीज पूरे साल में बीपीएफ कर लो, तो ये कितने हुए, 9,000 रुपीज। तो इतना तो सेविंग कर सकता है बंदा। क्लेम पॉलिसी भी आप ले लो, नहीं है तो नहीं, पर मैं बोलूंगा कि लेने। तो ये क्या, इनिशियली जब आप लोगे और जब आपको लगता है कि क्या, क्योंकि मोस्टली बच्चे सोचते हैं उनके पे जिम्मेवारी तो होती नहीं है कि अभी घूमते फिरते क्या ये पैसे पे, एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। पर क्या होगा जब आपका मार्च मंथ आएगा और फरवरी मंथ आएगा और आपकी कंपनी बोलेगी नहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपका सैलरी 0 होगा, तब क्या होगा, पैसे तो आपने खर्च कर दिए पूरे, अब आपके पास पैसे तो है नहीं। तो अगर हर मंथ करोगे तो ये आपको फरवरी और मार्च में टैक्स सेविंग में बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा। अब हम आते हैं कि अटल पेंशन योजना का बेनिफिट क्या है, 18 पे ही क्यों ओपन करना चाहिए। तो आप ये एक देखो चार्ट है, अगर 18 में आप ऑप्ट करते हो और एवरी मंथ इफ यू वांट आफ्टर रिटायरमेंट 5,000 रुपए मिले, 5,000 रुपीज यू गेट, तो एवरी मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट 210 रुपीज। पर आपने अगर मान लो 18 ईयर में ये ओपन नहीं करता और आपने 40 ईयर्स में ओपन किया, तो इट्स कॉस्ट 1,454 एवरी मंथ, तो बहुत अधिक होगा। इसका बेनिफिट भी मैं बताता हूँ, क्योंकि 18 में हर मदर फादर को ओपन करना, क्योंकि उस समय अर्निंग्स बच्चों का नहीं रहता है, तो अगर मदर फादर कर देंगे ओपन तो ये इजीली होगा। आपको इसका कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ। आपने 18 में ओपन किया, आपको कितने 42 ईयर्स तक, बच्चे ये भी बोलते हैं पापा आज के डेट में 5,000 का वैल्यू नहीं है, तो आगे चल के क्या होगा। चलो नहीं होगा, कुछ भी होगा, उस समय चाय के खर्चे तो निकल जाएंगे आपके मंथली, चलो मैं कुछ भी नहीं बोलता, उस समय इन्फ्लेशन काफी हाई रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं यही कि क्या 5,000 तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, और मैं बोलता हूँ इसमें ये छोटे वाले नहीं, 5,000 करना ही चाहिए। इसका कैलकुलेशन भी आप देखो, कुछ भी नहीं है, टोटल कंट्रीब्यूशन आपने 210 रुपीज, 504 इंस्टॉलमेंट दिए जो 42 ईयर्स किया हुआ है, तो आपने कंट्रीब्यूट कितना किया, ये अमाउंट दिख रहा है आपको, 1,05,000। 1,05,840 रुपीज, कुछ भी नहीं है। 42 ईयर्स में आपने 1,00,000 रुपीज दिया। ये जो पैसा है आपको रिटर्न कब आ जाएगा, अगर एवरी मंथ इफ यू गेट 5,000 रुपीज 21 मंथ्स में आपको आ गया। इट मीन्स अगर आपने 60 का रिटायर किया तो 61.5 का जब आपका एज होगा तो पूरा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, रेस्ट मनी इज द बेनिफिट फॉर यू। तो क्या बुराई है इसमें, करना आईफोन चाहिए। लेने से अच्छा है यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और इसका टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है आपको, और बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बहुत ही मिनिमम, पर वही लगता है
लोगों को स्टार्टिंग में नहीं लगता है कि अरे यार 5,000 में क्या होगा, पर जैसे मैंने देखा है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है और हर को करना चाहिए। और गवर्नमेंट कब इसको विड्रॉ कर लेगी पता नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं था, इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और आज के डेट में बीच में थोड़े से पीरियड के लिए था पर हाईली डिमांड में था, तो फिर से इसको गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया। अब हम दूसरा आते हैं जो सबसे न्यू कमर्स, और जितने भी बंदे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि हम ओल्ड टैक्स में जाएं या न्यू टैक्स में जाएं। उनको ओल्ड टैक्स थोड़ा बहुत ही अजीब लगता है कि इसमें टैक्स के रेट्स तो बहुत अधिक है। आप 5 to 7.5 लाख में जाएंगे तो 20% हो जाता है, यहाँ पे न्यू जो है उसमें 10% ही है। 7.5 to 10 20 है, यहाँ 15 है, दूसरे वाले स्लैब में 30 है, यहाँ 20 है। तो लोग बोलते हैं यार छोड़ो, न्यू टैक्स रिजीम ही ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्स का रेट कम है। वो कैलकुलेशन में नहीं जाते, क्योंकि मैं भी टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, पर आपको क्या है कि जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। न्यू रिजीम में आप जाते हो तो कोई भी एटीसी, कोई भी एचआरए का बेनिफिट, कोई भी मेडिक्लेम का बेनिफिट, एनपीएस कंपनी कंट्रीब्यूशन, एनपीएस ओन कंट्रीब्यूशन, किसी का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। पर क्या होता है, बच्चे जब बाहर जाते हैं, जैसे आप ही गए हो, आप बैंगलोर में रहते हो तो आपको हाउस रेंट तो देना पड़ रहा है, और ये हर बच्चे को देना पड़ता है। चलो वो नहीं देगा, अगर यहाँ भी रहेगा तो वो कुछ, जैसे मैंने पीछे सेविंग के लिए बताया, तो वो सेविंग में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका हम टैक्स का बेनिफिट क्यों नहीं ले। और ये दोनों में जब तक, क्योंकि क्या होता है, सबको लगता है छोड़ दो, क्या समझना है यार, टैक्स का रेट तो इसमें कम लग रहा है, ये वाला हम नए वाला ही ऑप्ट करते हैं। पर जो मेरा है, ठीक है किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मैं चैलेंज इसको नहीं करता हूं, पर जितना तक मैंने अपना देखा है या आपके केस में भी देखा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भी आप ओल्ड रिजीम को ही ऑप्ट करना, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या है, आप जैसे इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इनका बेनिफिट भी लेना चाहिए। अगर मान लो हमें इंटरेस्ट मिलता है और उसके अलावा टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है 20 to 30%, तो क्यों नहीं हम ओल्ड वाले रिजीम में जाते हैं। ओल्ड वाले रिजीम का आप कंपैरिजन भी मैं आपको दिखाता हूँ न्यू रिजीम के। आप यहाँ पे अगर इस सीट को देखोगे तो दोनों में मैंने सैलरी सेम रखा हुआ है। अराउंड एक न्यू कमर का जो सैलरी होता है 7 लाख के अराउंड, यहाँ पे आप देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इनकम टैक्स का है वो आपको मिल जाता है। 50,000 का यहाँ पे वो नहीं मिलता है। दूसरा, जैसे बैंगलोर, महाराष्ट्र, दो जो स्टेट्स हैं, वहां पे प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है, उसके भी बेनिफिट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जम्पशन लिखा हुआ है, पर ये बेसिकली है हाउस रेंट जो आप पे करते हो लैंडलॉर्ड के आपके करके, और उसका बेनिफिट आपको पास ऑन मिलता है। ये क्या रहता है, आप अगर मेट्रो सिटी में हो तो 50% और नॉन मेट्रो में हो तो 40%, लेस बेसिक का 10%, विच एवर इज लोअर, और उसका बेनिफिट है। तो ये देखिए यहाँ भी आपको बेनिफिट ये पास ऑन हो गया। उसके बाद ये लमसम, ये छोटी सैलरी है इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल ले रखा है आपको। यहाँ पे 54,000 है, पर ये एटीसी, एटीडी और मेडिक्लेम ये सब मिला के करीब 3-4 लाख रुपए का आप लेंगे। आप ये दोनों में देखो, यहाँ पे वही अमाउंट रहता है और यहाँ पे 5 लाख से नीचे है, तो आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो कि क्या बेनिफिट है। और इससे क्या होता है, एक सेविंग के भी आपको आदत पड़ती है जो फ्यूचर में आपको काम आता है। तो मेरा जो है आपको सजेशन कि इस साल आप ओल्ड स्कीम में ही जाना। क्या लगता है आपको? यू आर एग्री? ओल्ड टैक्स स्कीम में तो काफी फायदे मिल रहे हैं, पर क्या किसी को न्यू स्कीम में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे मैं देख रही हूँ कि कोई फायदा ही नहीं। तो क्या सबको ओल्ड स्कीम ही करना चाहिए, न्यू स्कीम में कोई फायदे ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर क्या है कि मान लीजिए कि जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, आप वहाँ रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो बैंगलोर में, पर कोई बंदा है जिसका वहाँ खुद का घर है, तो उसको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये जो 79,900 है। उसके बाद मान लो कि उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारी है और वो टैक्स सेविंग में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है,
बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मैं बोलूंगा जब उस केस में तो उसको कुछ, क्या उसके पास कोई है नहीं कि वो टैक्स के सेविंग के लिए नहीं कर सकता, तो जहां पे कुछ भी नहीं, ऑप्शंस नहीं है, देन यू ऑप्ट फॉर द न्यू स्कीम। अदरवाइज एज पर मी और एज पर माई एक्सपीरियंस, ऑलवेज द ओल्ड स्कीम इज बेटर देन न्यू स्कीम। हो सकता है गवर्नमेंट आगे चल के ओल्ड स्कीम खत्म ही कर दे, पर अभी जो चल रहा है जितने दिन है उसकी हम बेनिफिट लेनी चाहिए। तो ये मैं बोलूंगा कि कुछ टिप्स है। मैं टैक्स, जैसे यहाँ पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स बहुत बहुत छोटा सा, मैं ये केवल व्यू ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ केवल न्यू कमर्स के लिए है, और जो इनिशियल जॉब ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे वैसे तो बच्चे आज के बहुत ही स्मार्ट है, हमारे समय में तो नहीं थे, आज के डेट में गूगल है, बहुत सारे चीज मिलता है, पर वो केवल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलकुलेट नहीं करते हैं। उनके पास इतना पैसा होता है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो बोलते हैं चलो यार छोड़ो, क्या दिमाग लगाना, जैसे आप भी बोलते हो। पर हाँ, हमें लगता है कि इतना स्मॉल अमाउंट है, बट जितना मैं कैलकुलेशन में देख रही हूँ इसमें काफी फायदा है। मतलब एक स्मॉल अमाउंट भी कितना बेनिफिट और कितना टैक्स सेविंग है ओल्ड स्कीम के अंडर। दिस विल हेल्प जो न्यू कमर्स हैं, जो जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि जब बैंक अकाउंट में मनी होता है तब हम सोचते हैं कि उसे स्पेंड कर देते हैं, सेविंग्स नहीं सोच पाते कि हाँ अभी नया नया अर्न करा है। तो वही है कि अगर हम ये छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करें तो बेनिफिशियल आगे जाने में काफी अच्छा है। जैसे आपने उसमें भी दिखाया था कि इन्वेस्ट करने में आगे जाके रिटर्न्स मुझे कितने अच्छे हैं, बट नॉट नाउ, बट आगे जाकर 42 इयर्स बाद कितने अच्छे रिटर्न्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज के बच्चे जो रहते हैं कि वो इक्विटी शेयर आसपास सुनते हैं तो उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है कि नहीं नहीं मैं भी इक्विटी, मैं मना नहीं करता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, पर क्या होता है कि अगर आप बीपीएफ जो वॉलेंट्री, ये आप देख रहे हो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, इसमें भी आप बताओ 9% का रिटर्न है, और इसमें क्या है, पहले तो क्या होता था बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देने पड़ते थे पैसे विड्रॉ कर लें। आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर बनाने के लिए आपका पूरा टोटल कॉर्पस का 90% वन टाइम विड्रॉ कर सकते हो, आप अपनी मैरिज के लिए विड्रॉ कर सकते हो, अपने स्टडी के लिए विड्रॉ कर सकते हो, और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है, किसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई मेडिकल इलनेस होता है, और ये सब भी आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, सिंपली ऑनलाइन है। तो हाँ, पहले अगर रहता तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, पर आज के डेट में बहुत ही इजी। मैं एक बताता हूं कि अगर कोई भी बीपीएफ में, उसको मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, एक वो घर खरीद ले और कहीं भी सेविंग नहीं करे, इनिशियली केवल बीपीएफ में सेविंग करता रहे, तो जब वो रिटायर होगा तो इतने उसके पास होगा कि और कहीं भी इन्वेस्ट, और रेस्ट ऑफ मनी से वो पूरी घूमे फिरे एंजॉय करे। हम क्या करते हैं, घर में खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, तो वो भी कितना 12% रेट मिलता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये सेफ मनी है, गवर्नमेंट के पास है, तो ये मतलब बेस्ट है जो आपको मिल जाएगा। और सबके लिए, न्यू कमर के लिए, और मेरा जो सजेशन है, मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मेंशन करना, हो सके तो मैं उसको पता करके, या जितना मुझे पता है मैं उस पे रिप्लाई करूंगा, जिससे कि और को भी बेनिफिट हो। तो होप, आई थिंक सोनिया को मैंने आज बताया, तो जो आज अप्रैल 22 हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, आई थिंक ओल्ड स्कीम के लिए, तो आप आज ही दे देना, क्योंकि सैलरी के सबके कैलकुलेशन हो रहा है, अगर आप टाइमली नहीं दोगे तो टैक्स वाले को भी प्रॉब्लम होगा, वो कर नहीं और पाएंगे। ये सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी अप्रैल है, तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स और भी कर सकती हूँ। आप एटलीस्ट कर नहीं सकते तो प्लानिंग तो कर ही सकते हो आप। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन आपको? और कोई इन्वेस्टमेंट्स जो आगे हम जान सकते हैं, कोई आगे के आपकी वीडियोस में कि देखिए एक क्या एज के है बाद कि और अब कैसे इन्वेस्टमेंट्स आप इंक्रीज जैसे, करने अगर चाहिए। आप आ, बहुत अधिक आपकी टैक्सेबल इनकम होगी तो एक हाउस खरीद लेना चाहिए, जिससे कि हाउस लोन का जो बेनिफिट है, उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट वो मिल जाएगा आपको। पर इनिशियली क्या होता है, 3-4 साल, मतलब ये जो बेसिकली मैंने दिखाया बहुत ही इनिशियल स्टेज है। आप जैसे बच्चों के लिए जब वो जॉब स्टार्ट करते हैं और 2-3 साल के लिए प्लानिंग करते हैं, 2-3 साल के बाद आज के बच्चे घर खरीद लेते हैं,
पहले तो हमारे पहले रिटायरमेंट के समय लोग खरीदते थे, फिर जब हमारा समय आया उस समय नौकरी के 6-7 साल बाद खरीदने लगे, और आज के बच्चे 1-2 साल में ही खरीद लेते हैं। तो एक हाउसिंग लोन भी ले लेना चाहिए जब तक कि उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट उसको मिले, क्योंकि उसको अपना, वो मैरिज करते हैं, घर खरीदते हैं, आज के हर को घर चाहिए होता है, वो डिफरेंट अपने मतलब मदर फादर के साथ रह नहीं पाते हो, तो रेंट के बजाय वो रेंट को एक इंटरेस्ट देंगे या ईएमआई देंगे, तो उसका टैक्स पे बेनिफिट रहेगा, जिनसे एक क्या होगा, सिस्टमेटिक प्लान भी रहेगा और फाइनेंशियल जो एक बोलते डिसिप्लिन है वो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मुझे तो ये बहुत हेल्प करा है। आई होप और सारे लोगों को भी हेल्प करे। सो थैंक यू पापा फॉर दिस इंसाइटफुल वीडियो। थैंक्स बेटा। मतलब ये क्या बोलते हैं, मेरा फर्ज भी है कि बच्चों को हमेशा माँ बाप को गाइड करते रहना चाहिए, तभी उनको भी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर हम नहीं गाइड करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमारा ड्यूटी भी है, क्योंकि बच्चे आज के बहुत ही स्मार्ट है, थोड़ा सा आप गाइड कर दो, फिर उनको गाइड करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही करते हैं। तो होप व्यूअर, आपको भी ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है मेरी डॉटर के साथ। बहुत सारे वीडियो मैं बनाता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ रहती नहीं है, तो आज मैंने, उसने भी बोला है कि पापा अगर आप ये बनाओगे तो मेरे दोस्तों का भी काम आएगा, तो क्यों नहीं आप इस तरह का वीडियो एक बना के पोस्ट करते हो, नहीं तो हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे भी अच्छा आइडिया लगा, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अपने लिए न्यू कमर्स और जिनके मदर फादर देख रहे हैं ये वीडियो, वो अपने बच्चों के लिए ये प्लान कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल न्यू बिगनर्स जो अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये एंजॉय कीजिए वीकेंड अपने बच्चों के साथ, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए सोनू, बाय पापा, थैंक यू। बाय।